तो आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो देखने में अलग अलग नियमों की छोटी छोटी लिस्ट्स लगती हैं। हाँ, जैसे जीवन जीने के सूत्र। हाँ, या फिर चालाक बनने के नियम, मन शांत रखने के तरीके। लेकिन जब आप इन सबको एक साथ रखते हैं ना, तो एक बड़ी एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। तो आज का मिशन यही है कि इन बिखरे हुए मोतियों को एक धागे में पिरोया जाए और देखा जाए कि इनके पीछे की सोच क्या है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सलाह या लाइफ हैक्स नहीं है। नहीं। अगर इन्हें ध्यान से देखें तो ये आत्मसम्मान और मानसिक शांति को बचाने के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। अच्छा। ये बताते हैं कि बाहर की दुनिया से कैसे निपटना है ताकि अंदर की दुनिया शांत रह सके। तो फिर इसी अंदर की दुनिया की नींव से शुरू करते हैं। कुछ नियम तो बहुत मशहूर हैं, जैसे मर्फी का नियम। हाँ, मर्फी का नियम कि जो गलत हो सकता है वो होकर रहेगा। ये तो थोड़ा निराशावादी लगता है ना? है तो, लेकिन मुझे किडलिन का नियम बड़ा काम का लगा। वो कहता है कि अगर आप अपनी समस्या को साफ साफ लिख देते हैं तो आपने उसे आधा सुलझा लिया है। हाँ। ये सुनने में आसान लगता है, पर साइकोलॉजिकली ये बहुत गहरा है। वो कैसे? देखिए, जब कोई समस्या हमारे दिमाग में घूमती है तो वो भावनाओं के साथ उलझी होती है, डर, गुस्सा, चिंता। लेकिन लिखने का काम वो एक तार्किक काम है। ये हमें मजबूर करता है कि हम उस उलझे हुए गोले में से भावनाओं को अलग करें और सिर्फ समस्या पर ध्यान दें। बिल्कुल। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, समाधान के रास्ते खुद दिखने लगते हैं। मतलब दिमाग के कोहरे को साफ करने जैसा। हाँ, एक तरह से। इसी तरह का एक और नियम है विल्सन का नियम। अगर आप ज्ञान और बुद्धिमानी को प्राथमिकता देंगे तो पैसा अपने आप आता रहेगा। अभी सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या आज की दुनिया में ये वाकई काम करता है? देखिए, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर यहाँ ज्ञान का मतलब सिर्फ डिग्री से है तो शायद नहीं। हमने बहुत से ज्ञानी लोगों को आर्थिक तंगी ने देखा है, लेकिन अगर ज्ञान का मतलब है हुनर और बुद्धिमानी का मतलब है उस हुनर को सही जगह इस्तेमाल करने की समझ, तो फिर ये नियम काम करता है। तो ये नियम आज भी उतना ही सच है। पैसा उस बुद्धिमानी का एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। सही बात है। मतलब ज्ञान को अमल में लाने की कला। बाकी कुछ नियम जैसे गिलबर्ट का नियम कि जो काम हाथ में लो उसे बेस्ट तरीके से करो, या फॉकलैंड का नियम, हाँ, कि जब तक जरूरी ना हो फैसला मत लो। ये सब भी इसी तैयारी की बात करते हैं। तो एक बार जब ये मानसिक तैयारी हो जाए तब असली परीक्षा तो लोगों के बीच होती है। हाँ, सामाजिक दुनिया के नियम तो और भी पेचीदा हैं, क्योंकि वहां दूसरे लोगों की भावनाएं, इरादे, उम्मीदें, सब कुछ खेल में आ जाता है। और यहीं पर हमारे कई स्रोतों का फोकस पर्सनल वैल्यू या अपनी कीमत बनाने पर है। हाँ, ये बहुत बार आया है। और इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो बार बार कही गई है वो है सबको खुश करने की कोशिश मत करो। क्योंकि जो हर किसी को हाँ बोलता है उसकी हाँ की कोई कीमत नहीं रहती। बिल्कुल। और वो इंसान धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। उसे यही याद नहीं रहता कि वो असल में क्या चाहता है। सही। और इसी से जुड़ा दूसरा आइडिया है, बहुत ज्यादा उपलब्ध मत रहो। बार बार फोन करना, हर वक्त मौजूद रहना, ये आपकी वैल्यू कम करता है। एक जगह तो साफ लिखा है, दूरी ही इज्जत बनाती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? रिश्तों में तो नजदीकी होनी चाहिए। बिल्कुल, पर ये वही प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी है जो लग्जरी ब्रांड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। वो जानबूझकर कम चीजें बनाते हैं ताकि उनकी कीमत बनी रहे। यही बात इंसानी रिश्तों पर भी लागू होती है। जब आपका समय और ध्यान एक कीमती तोहफे जैसा होता है जो हर किसी को नहीं मिलता, हाँ, तो लोग उसकी ज्यादा कद्र करते हैं। इसका मतलब दूर भागना नहीं है, बल्कि अपनी मौजूदगी को खास बनाना है। मुझे याद है, शुरू में मुझे ना कहने में बहुत झिझक होती थी। लगता था सामने वाला बुरा मान जाएगा। होता है। पर जब एक बार हिम्मत करके किया तो हैरानी हुई कि लोगों ने मेरी बात का सम्मान किया। एक स्रोत में लिखा है, अपनी ना को महंगा बनाओ। बिल्कुल। और इसी तरह कम बोलो और रहस्यमयी रहो, क्योंकि चुप इंसान को लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। और हाँ, बिना मांगे सलामत दो। ये तो बहुत जरूरी है। ये तो मैंने खुद अनुभव किया है। ये सारे बिंदु असल में एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो क्या? अपनी सीमाओं का सम्मान करना। जब आप अपनी ऊर्जा, अपने समय और अपनी राय की कद्र करते हैं, तभी दुनिया आपकी कद्र करती है। मतलब ना कहना स्वार्थ नहीं है? नहीं, ये अपनी मानसिक ऊर्जा को बचाना है। कम बोलना आपको शक्तिहीन नहीं, बल्कि एक बेहतर ऑब्जर्वर बनाता है। ये सब अपनी वैल्यू को कम होने से बचाने की रणनीतियां हैं। रणनीति, ये शब्द सुनकर कुछ लोगों को लग सकता है कि क्या रिश्ते भी
रणनीति से चलाए जाते हैं। हाँ, ये बहुत कैलकुलेटिव या मतलबी होने जैसा लगता है ना? लेकिन कुछ नियम तो ऐसे हैं जो रणनीति से ज्यादा आत्मरक्षा का कवच लगते हैं। और कभी-कभी ये कवच जरूरी हो जाता है। ये दुनिया के प्रति नकारात्मक होना नहीं है, बल्कि अपनी भलाई के प्रति सकारात्मक होना है। इसमें पहला नियम है अपनी कमजोरी और अपना अगला कदम छुपा कर रखो। साफ कहा गया है कि जो खुली किताब होता है उसे कोई भी पढ़ सकता है और उसके पन्ने फाड़ सकता है। सही बात है। दूसरा, भावनाओं पर नियंत्रण रखो। एक जगह लिखा है, जो हर बात पर रिएक्ट करता है वो दूसरों के हाथ की कठपुतली बन जाता है। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। हाँ, क्योंकि जो आपके इमोशनल ट्रिगर्स को जानता है वो आपको नियंत्रित कर सकता है। अच्छा। अगर किसी को पता है कि आपको किस बात पे गुस्सा आता है तो वो उस बटन को जब चाहे दबा सकता है। शांत और स्थिर दिमाग ही असली ताकत है, जिससे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगला नियम सुनने में थोड़ा कठोर है, रिश्तों की छटनी करो। मतलब? स्रोत कहता है, जो बुरे वक्त में गायब थे उन्हें अच्छे वक्त की भीड़ में जगह मत दो। ये हमें सिखाता है कि रिश्तों की क्वालिटी उसकी संख्या से ज्यादा जरूरी है। और इसी से जुड़ा है मतलबी लोगों को पहचानना। हाँ, उनकी कुछ निशानियां भी बताई गई हैं, जैसे काम पड़ने पर मीठा बोलना, एहसान जताना और जरूरत के समय बहाने बनाना। हाँ, ये सब अपनी मानसिक शांति और ऊर्जा को बचाने के तरीके हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। इन नियमों का पालन करते करते रणनीतिक होने और हर किसी पर शक करने के बीच की वो पतली रेखा कहाँ है? वाह, इसका संतुलन बनाना ही तो असली चुनौती है। कहीं ऐसा न हो कि खुद को बचाने के चक्कर में हम अकेले ही रह जाएं। ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर हम हर रिश्ते में सिर्फ रणनीति ही लगाते रहे तो क्या हम कभी किसी पर भरोसा कर पाएंगे? मुश्किल है। क्या इन नियमों का कोई ऑफ स्विच भी है? क्योंकि हर वक्त कवच पहनकर रहना भी तो थका देता है। बिल्कुल, शायद इसका जवाब संतुलन में है। ये नियम अजनबियों या उन लोगों के लिए हैं जिन्हें आप अभी समझ रहे हैं, और भरोसेमंद लोगों के लिए जिन पर आप भरोसा करते हैं। उनके साथ खुली किताब होने में ही रिश्ते की खूबसूरती है। चुनौती उस भरोसे के लायक इंसान को पहचानने की है। ठीक है, तो इस पतली रेखा पर चलने के लिए और सही इंसान को पहचानने के लिए हमारे पास सही टूल्स भी होने चाहिए। मतलब लोगों को पढ़ने के तरीके? हाँ, चलिए अब लोगों को पढ़ने और मुश्किल स्थितियों को संभालने की कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबों पर गौर करते हैं। मतलब शब्दों के पीछे छिपे इशारों को समझना? बिल्कुल। जैसे एक स्रोत बताता है कि अगर कोई बात करते हुए नजरें चुरा रहा है तो हो सकता है वो घबराया हुआ है या कुछ छुपा रहा है। ये तो कॉमन है। या फिर ये बहुत दिलचस्प है, पैरों की दिशा। पैरों की दिशा? हाँ, अगर किसी के पैर दरवाजे की तरफ हैं तो शायद वो बातचीत खत्म करके जाना चाहता है, भले ही उसका शरीर आपकी तरफ हो। अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा नहीं। या सीने पर हाथ बांधना अक्सर डिफेंसिव होने या असहमति का संकेत होता है। ये छोटे छोटे अवचेतन संकेत होते हैं जो शब्दों से ज्यादा सच बोल जाते हैं। हाँ, ये बताते हैं कि सामने वाला असल में क्या महसूस कर रहा है, बाकी वो जो दिखाने की कोशिश कर रहा है। और एक तरकीब जो मुझे बहुत असरदार लगी वो है खामोशी की ताकत। वो क्या है? अगर आपको किसी सवाल का अधूरा जवाब मिले तो बस चुप रहकर उसकी आंखों में देखते रहो, और फिर सामने वाला उस खामोशी को भरने के लिए खुद ही और ज्यादा बोलने लगता है। ये बातचीत में नियंत्रण रखने का एक बहुत ही शानदार तरीका है ना? आप बिना कोई जोर लगाए जानकारी हासिल कर लेते हैं। सामने वाले को लगता है कि वो अपनी मर्जी से बोल रहा है, पर असल में आपकी खामोशी उसे बुलवा रही होती है। और जब कोई सीधे सीधे अपमान करे तब क्या? हाँ, ये भी एक मुश्किल स्थिति है। इसके लिए भी कुछ मजेदार जवाब दिए गए हैं। जैसे अगर कोई कहे तुम बहुत बेवकूफ हो तो जवाब है शुक्रिया, समझदार बनने का सारा बोझ आप उठा लीजिए। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया है। इसमें तो लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं बची, है ना? या अगर कोई कहे तुम्हारी बातों में कोई दम नहीं होता तो जवाब है ये तो सुनने वाले की सोच पर भी निर्भर करता है। वाह। और अगर कोई कहे तुम कुछ ठीक से नहीं कर सकते तो जवाब है गलतियां करने वाले ही तो कुछ नया सीखते हैं। यहाँ जो बात आकर्षक है वो ये है कि ये जवाब आक्रामक नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये टकराव को बढ़ाते नहीं, बल्कि स्थिति को पूरी तरह से क्या कहते हैं रीफ्रेम कर देते हैं। ये अपमान करने वाले के हाथ से शक्ति छीनकर वापस आपके नियंत्रण में ले आते हैं और उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हाँ, ये लड़ाई के बारे में नहीं बल्कि चतुराई और आत्मविश्वास के बारे में है। तो इन सब का क्या मतलब है? ये सारे नियम, ये सामाजिक रणनीतियां, लोगों को पढ़ने के तरीके, इन सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? मुझे लगता है इसका जवाब
मन को शांत रखने के सूत्र वाली सूची में छुपा है। हाँ, अंत में सारी बाहरी लड़ाइयाँ अंदर की शांति के लिए ही लड़ी जाती हैं। इस सूची के कुछ बिंदु सब कुछ एक साथ जोड़ देते हैं। पहला, किसी के काम में तब तक दखल न दे जब तक पूछा न जाए। बिल्कुल। दूसरा, माफ करना और बातों को भूलना सीखें, क्योंकि बोझ लेकर चलना थका देता है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, दूसरों से खुद की तुलना न करें। तुलना को तो खुशी का चोर कहा ही गया है। आपकी यात्रा आपकी है, किसी और की नहीं। बिल्कुल। और आगे है, लोगों से उम्मीद कम रखें, क्योंकि ज्यादातर दुख टूटी हुई उम्मीदों से ही होता है। ये सच है। और एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह, उतना ही काम हाथ में लें जितनी करने की क्षमता हो, ताकि ये बर्नआउट ना हो। हाँ। यह देखना फैसिनेटिंग है कि कैसे ये सारी बाहरी रणनीतियां अंत में एक आंतरिक लक्ष्य को पूरा करती हैं, अपनी मानसिक शांति की रक्षा करना, अपनी वैल्यू बनाना, ना कहना, मतलबी लोगों से दूर रहना। ये सब इसलिए है ताकि हमारे मन की शांति भंग ना हो। सही। एक सूत्र में कहा भी गया है कि मानसिक शांति सबसे बड़ी दौलत है, बाकी सब बाद में। यही इन सभी नियमों का निचोड़ है। आज हमने वाकई एक पूरा सफर तय किया, कुछ मशहूर नियमों से शुरू करके हमने सामाजिक रणनीतियों को समझा, खुद की रक्षा के तरीके सीखे, लोगों को पढ़ने की कला पर बात की, और अंत में मन की शांति के सूत्रों तक पहुंचे। इन सभी स्रोतों को एक साथ देखने पर एक दर्शन उभरता है। ये एक सचेत, जागरूक और रणनीतिक जीवन जीने का तरीका है, जहां आत्मसम्मान और आंतरिक शांति को सबसे ऊपर रखा जाता है। हाँ, ये बाहरी दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए एक गाइड बुक की तरह है, ताकि अंदर की दुनिया महफूज और शांत रह सके। तो जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। इन सभी नियमों में एक बात बार बार सामने आती है, कम बोलना, रहस्यमयी रहना, अपनी बातें छुपाना। दोस्ती के लिए जहां भरोसे और पूरी ईमानदारी की जरूरत होती है, इन नियमों को कभी कभी तोड़ना जरूरी नहीं है। और अगर हाँ, तो वो सही समय और वो सही इंसान कैसे पहचाने जिसके सामने ये कवच उतारा जा सके।